नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। पाकिस्तान पर हथौड़ा चलने वाला है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पाकिस्तान पर हथौड़ा चलने वाला है और वो भी मेड इन इंडिया। मिसाइल्स की दुनिया में इस हथौड़े को हैमर कहा जाता है। हैमर मतलब हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नरेंद्र मोदी ने यह डील पक्की कर ली है। मैक्रोन के भारत दौरे के पहले दिन टोटल 21 आउटकम्स सामने आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा आउटकम यह है कि दुनिया की सबसे घातक हैमर मिसाइल को अब फ्रांस का साफरान और भारत का BEL जॉइंट वेंचर के तौर पर भारत ने बनाई। दोनों देशों के बीच तय हुआ है कि बड़े पैमाने पर डिफेंस कोऑपरेशन होगा। इस बीच आज मोदी और मैक्रोन दोनों ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर बहुत बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के हर रूप को जड़ मूल से मिटा दिया जाएगा। दूसरी ओर मैक्रोन ने मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। तो क्या मुनीर पर किसी भी वक्त अब हथौड़ा चल सकता है? देखिए ये रिपोर्ट। मोदी ने कर ली ऐसी डील, पाकिस्तान की तबाही हो गई सील। मुनीर के लिए हथौड़े का इंतजाम हो गया है। मोदी और मैक्रो ने हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल पर बात कर ली है। मोदी सिर्फ 114 राफेल लेकर नहीं आ रहे, राफेल से दुश्मनों की कब्र खोदने वाली एयर लॉन्च्ड स्कैल्प क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड वेपन हैमर की बड़ी खेप भी मंगाने वाले हैं। जिस वक्त मुंबई में मोदी और मैक्रो मिल रहे थे, जिस वक्त मोदी गले लगाकर मैक्रो का वेलकम कर रहे थे, उस वक्त इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ, रावलपिंडी में आसिम मुनीर को झटके पे झटके लग रहे थे। मोदी मैक्रो पाकिस्तानी हर 2 मिनट पर यही रिपीट कर रहे थे। मैक्रोन आ रहे हैं वहां पे, ठीक है। मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी है। बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज को कभी ना भूलिएगा, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को फिर से सुपर पावर बना दिया है। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली भारत में कहा है कि फ्यूचर की सुपर पावर इंडिया है। बहुत बड़े बड़े कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी मैक्रो के बेस्ट बडी हैं। पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने हिंदुस्तान को सबसे ताकतवर बना दिया है। अब कोई भी यही सोचेगा कि पाकिस्तानी अचानक इतना क्यों डरने लगे हैं। यह समझने के लिए पहले एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में मोदी और मैक्रो भी हैं, भारत के NSA अजित डोवल भी हैं, विदेश मंत्री S जयशंकर भी हैं और तस्वीर के इस फ्रेम में पाकिस्तान के लिए एक जरूरी संदेश छिपा है। आज उस मैसेज का हिंट 2 बार मिला। पहली बार तब जब भारत और फ्रांस के बीच बायलैटरल टॉक्स हुए, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवाद पर बात हुई, हथियारों की डील पर चर्चा हुई, राफेल पर बात हुई, स्कैल्प और हैमर मिसाइल पर बात हुई। लेकिन मोदी मैक्रो की इस बातचीत से पहले खुद मैक्रो ने पाकिस्तान को इशारों में एक वार्निंग दे दी है। यह उस वक्त की तस्वीर है जब फ्रांस के राष्ट्रपति 2008 में मुंबई में हुए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद मैक्रो ने अपने पोस्ट में लिखा, फ्रांस स्टैंड्स विथ यू इन द फेस ऑफ टेररिज्म, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस फुल फोर्स में भारत के साथ खड़ा है और इसका सबूत भारत और फ्रांस के बीच होने वाली वो डिफेंस डील है जिसने पाकिस्तान में सबकी नींद उड़ा दी है। फ्रेंड्स, आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। फ्रेंड्स, भारत केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन्स हैं उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं, और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैनिक मचा है तो वो है भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील को लेकर। इंडिया ने कोई 114 राफेल खरीदने की बात की है, लेकिन उससे इस खित्ते के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, उससे पाकिस्तान में क्या कंसर्न्स पैदा होंगे, और क्या इस दौड़ में शामिल होने के लिए किसी मुल्क की मैशत इतनी स्ट्रॉन्ग है। एक नई खबर जो पिछले 1-2 दिन से चल रही है मीडिया के ऊपर, वो भारत के 114 राफेल लेने की हो रही है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वाई दे आर बाइंग दिस ह्यूज नंबर ऑफ राफेल्स, और क्या ये कोई ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी से आ रही है या वैसे ही अपनी दिफाई पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे साउथ एशिया के मुल्कों में अब यकदम एक हथियारों की दौड़ सी चल पड़ी है। इंडिया ज़ाहिर बहुत एग्रेसिवली वो एक्विजिशंस कर रहा है, और बाद आप देखते हैं कि उन्होंने उसकी एक्विजिशन की राफेल की, और राफेल की भी की और S-400 की भी की, और उसमें उनका यही था कि भाई इससे हमें पाकिस्तान पे एज हासिल हो जाएगा। तो उन्होंने 36 राफेल लिए और S-400 की बैटरीज ली, और ये जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें अब उनकी परसेप्शन ये थी कि शायद हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो इसलिए इस दफ़ा उन्होंने बड़े पैमाने पे, मतलब उस दफ़ा तो बालाकोट में तो कुछ जहाज़ आए और उन्होंने वो कार्रवाई की, इस दफ़ा तो उन्होंने वो 72 या उससे भी शायद ज़्यादा जहाज़ उड़ाए, और उन्होंने ये एक्शन लिया जो मुरीदके में भी हुआ, भावलपुर में भी हुआ, कश्मीर में भी कुछ जगहों पे हुआ। लेकिन उनके फिर ये भी है, अब उनकी थ्रेट परसेप्शन तो आप देखिए कि एक तो चाइना के हवाले से है, फिर पाकिस्तान के हवाले से है, और अब तो बांग्लादेश के हवाले से भी है। तो मेरे ख्याल में वो जो 2019 से शुरू हुआ था ना, कि 2019 के बाद उनकी मेजर प्रोक्योरमेंट्स और भी बहुत सारी थी, मतलब इसराइल से मिसाइल ले रहे थे, अपने वेपन्स बना रहे थे, कुछ अमेरिका से भी नेवी वगैरह के लिए चीज़ें आ रही थी, तो वो ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन उनकी जो मेन हाईलाइट थी ना वो राफेल की थी, जो 36 जो उनको डिलीवर हो गए, मेरे ख्याल में 2022-23 में डिलीवर हो गए थे, और दूसरे S-400 वो भी उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हुए थे और इसमें यूज़ भी हुए हैं जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो लेकिन उसके बावजूद उनको अब लग रहा है कि वो काफ़ी नहीं था, तो इसी वजह से बहुत एग्रेसिवली उन्होंने ये किया है। तो ये जो अभी राफेल खरीदने की खबर आ रही है कि 114 राफेल खरीदने जा रहे हैं, अब देखिए कहाँ 36 और कहाँ 114, तो इन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया है ताकि क्विक प्रोसेस हो। तो ये तो अब बल्कि इतना क्विक हुआ है, मतलब अब देखें मई में ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, और अब वो फ्रांस के वो आ रहे हैं प्रेसिडेंट, और खबर ये है कि वहाँ पे शायद वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। मतलब बहुत क्विकली इन्होंने ये किया है। लेकिन कहानी सिर्फ 114 राफेल फाइटर जेट्स पर खत्म नहीं हो जाती। अब कहानी एयर लॉन्च्ड स्कैल्प क्रूज मिसाइल से लेकर प्रिसीजन एयर टू ग्राउंड वेपन हैमर मिसाइल तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन एयरफोर्स ने इन दोनों मिसाइलों से पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी, और अब पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि फ्रांस का हथौड़ा यानी हैमर मिसाइल बहुत जल्द हिंदुस्तान में ही बनकर रेडी होगी।
भारत और फ्रांस दोनों मिलकर अब हैमर मिसाइल का ज्वाइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच 50-50 वाला एक ज्वाइंट वेंचर होगा और इसके बाद हैमर मिसाइल को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा। हैमर शब्द का मतलब हथौड़ा होता है। जिस तरह हथौड़े का बार किसी सतह को समतल कर देता है, उसी तरह से यह हथियार अपने लक्ष्य को पूरी तरह ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। राफेल फाइटर जेट में लगने वाली ये मिसाइल पहले फ्रांस से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन नए समझौते के बाद इसे भारत में बनाया जाएगा। हैमर को आमतौर पर एक मिसाइल कहा जाता है, लेकिन दरअसल हैमर एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड बम है जो हवा से जमीन पर सटीक हमला करता है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक है। यह पहाड़ी इलाकों और मजबूत बंकरों पर भी असरदार साबित होती है। इसका वजन 330 किलोग्राम है। ऊंचे इलाकों में यह 60 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना साध सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी एक बार लक्ष्य तय कर मिसाइल दागने के बाद सटीकता की चिंता नहीं करनी पड़ती। यह स्थिर और गतिशील दोनों तरह के लक्ष्यों को भेद सकती है। इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा है जो निशाना चूकने की संभावना को बेहद कम करता है। 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक के अलग-अलग वॉरहेड के विकल्प इसके साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी मौजूद है। इसे किसी भी मौसम में दिन या रात हर समय उपयोग किया जा सकता है। एक राफेल विमान में 250 किलोग्राम की 6 हैमर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो एक साथ 6 अलग-अलग ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। राफेल और हैमर के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने मुनीर की नींद अभी से उड़ा रखी है। अब राफेल क्यों खरीदे हैं? राफेल इसी वजह से खरीदे हैं, मुझे लगता है कि एक तो चूंकि ऑलरेडी इनके पास 36 हैं, इन्होंने इससे पहले 26 जो नेवल राफेल है ना उसका भी ऑर्डर दिया हुआ है। अच्छा, मतलब 36 तो इनको पहले डिलीवर हो गए थे, 26 का इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, वो शायद अभी डिलीवर होना शुरू नहीं हुए, वो 2025 के शुरू में इन्होंने ऑर्डर दिया है और अब 114 और का ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो एक्चुअली इनकी टोटल तादाद जो है ना वो बढ़ के अब काफी ज्यादा हो जाएगी, मतलब 176 के करीब हो जाएगी। तो एक्चुअली इंडिया ने जो जहाज खरीदने का फैसला किया है वो 4.5 जनरेशन ही है। वो मतलब राफेल बहुत अच्छा जहाज है। आप कह लें कि वो JF-17 से शायद थोड़ा बेहतर होगा, शायद J-10 के बराबर का होगा। अगर ये कंपैरिजन मुश्किल होते हैं कि किसी फीचर में वो अच्छा है, किसी फीचर में ये अच्छा है। बहुत बड़ी डील है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस हवाले से कंसर्न्स होंगे। बिल्कुल, मतलब अभी कोई ओपनली तो इजहार तो नहीं हुआ, लेकिन आपका पड़ोसी मुल्क 114 टॉप ऑफ द लाइन जहाज खरीदने जा रहा हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पाकिस्तान में उस पर परेशानी नहीं होगी। परेशानी अगर नहीं भी होगी तो कोई सोच विचार तो होगी कि इसका हमने कैसे हल कर। मैक्रो के भारत दौरे के पहले दिन एक या दो नहीं, पूरे 21 फैसले हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के बीच बढ़ने वाला डिफेंस कॉर्पोरेशन, जिसके तहत अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स, फाइटर जेट्स का को डिजाइन, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन होगा। हैमर मिसाइल ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में ही बनेगा और इस पूरी डील के स्क्रिप्ट राइटर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें लेकर खुद पाकिस्तानी मूल के लेखक ताहिर गोरा कह रहे हैं कि मोदी ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है, हिंदुस्तान को सुपर पावर बना दिया है, पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखा दिया है। मोदी ने मुनीर को ऐसा झटका दिया है। मॉडर्न समय में 2026 के साल में सुपर पावर के तौर पर रिकॉग्नाइज हो रही है वो सल्तनत, वो मुमलिकत जिसका नाम भारत है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भारत के अंदर होने वाली मुसलसल तरक्की को
पहिए लगा दिए, व्हील्स दे दिए जब से वो ऑफिस में आए हैं, यानी 2014 से। ड्यूरिंग द पास्ट 12 ईयर्स के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस तरह भारत को फिर से सुपर पावर का दर्जा दिया और पूरी दुनिया को मजबूर किया या कन्विंस किया, या पूरी दुनिया खुद से तैयार हुई कि वो भारत को अब सुपर पावर की निगाह से देखे। इंडिया कोई एक आध हफ्ते का नाम नहीं है, एक आध साल का नाम नहीं है, ये अब छाया रहेगा अगले पूरे क्वार्टर तक। इंडिया के बारे में बात करते हुए मैं कोई एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते की बात तो नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया टॉक ऑफ द टाउन इस प्लेनेट पे रहेगा नेक्स्ट 20-25 ईयर तक। पड़ोस में ही एक देश है जो भारत के लिए घटिया जुबान इस्तेमाल करता है, जिसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ही जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मोदी रुल गया है। तो ये घटिया जुबान ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल की थी। तो ख्वाजा आसिफ तो इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? उनके पास अकल वकल होगी तो कोई वो अकल की बात करेंगे। भारत ऑलरेडी एक सुपर पावर है। वही बात लैरी फिंक ने की, वही बात ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने की, वही बात प्रेसिडेंट ट्रंप करता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्ग लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरा बेहतरीन यार, तमाम तर मसल्स भारत के मरोड़ने के बावजूद। मगर ये ख्वाजा आसिफ जैसे घटिया ज़हनियत के लोग इस तरह की घटिया बातें करके अपने ही कद को नीचे कर रहे हैं। इनका बाय द वे कोई कद है भी नहीं। इनका प्राइम मिनिस्टर तो बार बार खुद कह चुका है कि हम और फील्ड मार्शल मिल के भीख लेने के लिए जाते हैं। बुनियादी क्रक्स ये है कि भारत एक बार फिर सुपर पावर बन गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को सुपर पावर के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। भारत को भी बहुत बहुत मुबारक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी मुबारक, भारत के 1.4+ बिलियन लोगों को मुबारक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सारी टीम को मुबारक। ये वो हसीन मौका है कि वो अजीम देश जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी इकोनॉमिक पावर, अपनी मिलिट्री की बढ़ती हुई पावर की वजह से सुपर पावर नहीं बन रहा। इनफैक्ट ये अजीम देश एक अजीम सिविलाइजेशन की वजह से एक सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है। हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन बाय जॉइंटली प्रेसिंग द बटन। मोदी ने मैक्रो के साथ मिलकर पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का बटन दबा दिया है। अपनी स्पीच में मैक्रो ने राफेल का जिक्र करके अब यह भी करीब करीब कंफर्म कर दिया है कि 114 राफेल भी भारत आ रहे हैं और राफेल से दुश्मनों को तबाह करने वाली हैमर मिसाइल्स भी अब भारत में ही बनने वाली हैं। भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी और मैक्रो की मुंबई वाली मुलाकात तो सिर्फ झांकी है, अभी दिल्ली वाली असली पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के कई स्टार खिलाड़ियों को टीम से हटाया जा सकता है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी का कल के मैच से पत्ता ही कट सकता है। जनरल मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मैसेज भेजा है। पीसीबी में भी बड़ा विकेट गिर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी और पीसीबी के सिस्टम पर ही हल्ला बोल दिया है। पाकिस्तान का गेम खत्म, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक हार के बाद मुनीर को नूर खान एयरबेस क्यों याद आया?
एक हार से मुनीर को सरगोधा रहीम यार खान एयरबेस क्यों याद आने लगे? भारत से हार के बाद मुनीर को सपने में ब्रह्मोस क्यों दिखने लगी? फौज की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट भी सोशल मीडिया में ही चैंपियन रह गया है। फील्ड मार्शल की तरह उनके क्रिकेटर भी फील्ड में फेल हो गए हैं। इमरान कहते थे मुनीर मेंटल है, अब पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर कह रहे हैं कि मुनीर ने पाकिस्तानी क्रिकेट को डिसमेंटल कर दिया है। बट मेंटल ये कोई नहीं सिखा सकता। फाइट करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। जैसे बड़ी टीम आती है, इनकी कोई स्किल, कोई माइंडसेट, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, ना कोई टेक्निक नज़र आती। माइंडसेट तो मेरा ख्याल है ही नहीं। देखिए माइंडसेट पता कब बनता है सर? जब एक टेक्निक के साथ किसी स्किल को इम्प्रूव किया जाए, उस पर काम किया जाए, फिर आपका माइंड बताता है एक स्किल को कहाँ कैसे यूज़ करना है। यहाँ माइंड ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो माइंड कहाँ से यूज़ करेंगे? कोई मैच नहीं था नंबर 1 टीम के साथ, हमारा कोई मुकाबला नहीं था, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो गेम अवेयरनेस हो, चाहे वो प्लानिंग हो मैच की, चाहे वो कंडीशन कैसी हो उसके मुताबिक कैसे खेलना, कुछ भी नहीं, 1% भी वो चीज़ नजर नहीं आई। भारत से हार कर पाकिस्तान की नाक कट गई। मुनीर ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी, नकवी ने पाकिस्तान की घोर बेइज्जती करवा दी। मुनीर नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट को 50 साल पीछे कर दिया, इंडिया 50 साल आगे निकल गया। ऑपरेशन सिंदूर में यह बात मुनीर ने छुपा ली थी, झूठे दावे कर अवाम को गुमराह किया था। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं क्योंकि मुनीर मैच की सच्चाई नहीं छिपा सकता। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें कसूर सबका है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी। अगले 50 साल तक जो है वो पाकिस्तान इंडिया को मैच नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम है वो है सिस्टम। सिस्टम को कौन चलाता है? सिस्टम को चलाता है चेयरमैन। कहाँ की क्रिकेट खेलते हो? असल में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली ना। जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं ना, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये क्या कितने बड़े प्रोफेसर हैं, ये किसी की सुनते नहीं है। मुनीर ने जैसे पाकिस्तानी फौज में लंगड़े अफसर भर दिए, उसके रिश्तेदार मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम में सिफारशी खिलाड़ियों की भर्ती करवा दी। ये आरोप खुद पाकिस्तान के धुरंधर क्रिकेटर लगा रहे हैं। कप्तान अपने आप को उठाए कि टीम को उठाए? कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है। जो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब कप्तान की लीडर फ्रंट से लीड नहीं कर पाता जो जिम्मेदारी उसकी है, तो फिर वो जाहिर बात है लड़के गिरना शुरू हो जाते हैं। शाहीन शाह क्या बॉलिंग कर रहा है, मैंने पहले कहा था उसकी जगह सलमान को खेलना चाहिए। पहला ओवर दे दो तब भी मार खाता, आखिरी ओवर दे दो तब भी मार खाता। तो मेरा ख्याल है कि ना पेस है ना स्विंग है। अगर आप पांड्या को देखें वो स्विंग कर रहा है, हालांकि अगर पहली बारी हमारी आ जाती तो मेरा ख्याल हमें और ज़्यादा मुश्किल होती। मुझे लगता है अंडर 100 पे ना आउट हो जाते। ऑपरेशन सिंदूर 2 में तगड़ी पिटाई के दौरान पाकिस्तानी अफसरों और मुनीर के बीच जमकर बवाल हुआ था। तमाम अफसरों ने इस्तीफे दे दिए थे। कोलंबो में ऑपरेशन सूर्या के बाद पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में लात जूते चल रहे हैं। खबर है कि बाबर आजम ने कप्तान आगा पर लात घूंसे चला दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने मोहसिन नकवी के चुने कप्तान सलमान अली आगा को कप्तान मानने से ही इनकार कर दिया। ये कप्तान कमाल है, ये तो हिस्ट्री में जाना चाहिए। इनको शेरमोहन दे दो, इनको अब्दुल कादिर दे दो, इनको मुरलीधरन दे दो, इनको तकलीफ मुश्ताक दे दो, ये हरवा देंगे आपको। ऐसी जगह बॉलिंग करवाएंगे ना इनको, मैं बता रहा हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर मिल जाए ना, ये उनको भी हरवा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जैसी करारी हार मिलने के बाद मुल्ला मुनीर पगलाया हुआ है।
भारत की हार से मुनीर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से बहुत खफा है। मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा है। मुनीर टीम की अधूरी तैयारियों पर गुस्सा है। भारत से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारी है, पर इसे मुनीर की हार माना जा रहा है, क्योंकि भारत से मैच को लेकर नकवी ने मुनीर का नाम बेचा था। कहा था मुनीर किसी से नहीं डरते। डर क्या होता है, अब मुनीर को पता चला है। इस हार से मुनीर इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि अपने प्यादे नकवी को भी उठवा सकता है। लिहाजा मुनीर अब नए बहाने गढ़ने में जुट गया है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की मिलीजुली आबादी इतनी ही है। सिर्फ इन 4 देशों की जनसंख्या मिला दे तो 2 अरब लोगों से ज्यादा की बैठती है। तो सिर्फ आपकी वजह से हम ये मैच खेले थे, क्योंकि हमारे लिए भारत के साथ खेलने में कई मसले आड़े आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका फोन आया तो उससे पहले फैसला 50-50 था। लेकिन जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने आपकी कॉल रिसीव की तो आपसे बात करके उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने हमें फोन किया है और अब हमें ये मैच खेलना है। मुनीर के कट्टर दुश्मन इमरान के समर्थक भी अब मुनीर के पीछे पड़ गए हैं। मोहसिन नकवी को चोर बता रहे हैं, इमरान के पुराने वीडियो रिलीज कर रहे हैं। आपको मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूँ, ये आदमी कौन है। उसको जरदारी कहता था ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है। मोहसिन नकवी तो कहने को पीसीबी का चेयरमैन है। पाकिस्तानी क्रिकेट की दुर्गति के पीछे असली चेहरा मुनीर का है। मुनीर को आर्मी की तरह क्रिकेट में भी यस मैन पसंद है, इसीलिए उसने मेरिट वाले खिलाड़ियों को नहीं, सिफारिश वाले खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जैसी बड़ी इवेंट के लिए चुना। भारत से मैच नहीं खेलने का ड्रामा कराया, क्योंकि उसे पता था उसकी लंगड़ी टीम में भारत से टक्कर लेने का दम नहीं है। नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा शोएब भाई, खामियां कब से नजर आ रही हैं और कब से उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम भी बैठ के कर रहे हैं। मुझे लगता है इस टीम पे हमारे अल्फाज वेस्ट हो रहे हैं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। यहाँ हम सबको, आपको, हम सबको इस बात का अंदाजा है कि क्रिकेट में जमीन आसमान का डिफरेंस है। इंडिया बहुत बेहतर टीम है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर है, उनका सिस्टम बेहतर है, उनके यहाँ मेरिट पे काम होता है, ये सब हमको पता है। हम अपने स्किल की बात तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस कहाँ है, गेम अवेयरनेस कहाँ है, वो चीज़ें मिसिंग है, वो आज तक नहीं मिल रही। मुझे ये बताइए ना, ये टॉस वाली बात यहाँ बैठ के हमने उसी वक्त, क्योंकि हम ये जानते हैं, समझते हैं, हमारी शक्लों से पता चल रहा था कि हम वी हैव गिवन अप, हमने उसी वक्त कह दिया था भाई ये फैसला कर लिया, अब तो हम बहुत ही कोई रेयर चांस होगा कि जीतेंगे। आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो आप बैटिंग दे कैसे सकते हो? आप कैसे बैटिंग दे रहे हो एक ऐसी टीम को जिसने आपको, ये तो बहुत रन बन गए, वो 160 पे आप आउट थे, बाहर थे, क्योंकि आपके पास इस तरह के बल्लेबाज हैं। किसी एक पे क्या बात करूं मैं, किस पे बात करूं? साहबजादा फरहान पे बात करूं, बना ले जाके अब डॉक्यूमेंट्रियां। साइम पे बात करूं, क्यों सिर्फ बॉलिंग के लिए रखा हुआ है? आगा पे बात करूं, 2 मैच नहीं चले, आज आपको जिम्मेदारी लेनी थी, आज अपना रोल दिखा देते। उन पे बात करूं, बाबर आजम किस मर्ज की दवा है जब आप उनको नंबर 1 बैटर कहते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि वो मुश्किल में कब रन करेंगे। केपीके में इमरान खान और सुहैल अफरीदी की टीम के हाथों मुनीर लगातार पिट रहा है। मुनीर चाह कर भी पीटीआई की सरकार नहीं गिरा पा रहा है, इमरान की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर पा रहा है। मुनीर ने केपीके में इमरान खान को काटने के लिए शाहिद अफरीदी को आगे किया। उसके अनफिट दामाद शाहीन शाह अफरीदी को टीम में फिट किया। इंडिया वालों ने मुनीर के मोहरे और शाहिद अफरीदी के दामाद को मार मार कर भरता बना दिया। ये वो एग्जाम्पल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रेवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया है, ये सबके लिए हम एग्जाम्पल्स नहीं सेट करते हैं। हम समझते हैं कि भाई एक बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन्स चलाते हैं ये लोग,
किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा बाहर बैठेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं। अभी ईशान की बात आपने की, एग्जाम्पल सेट कर दी इंडिया ने सबके लिए, सारे प्लेयरों के लिए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूं। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ। ये सारी बातें जो कर रहा है ना शायद बिल्कुल ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? किसी ना किसी को तो बांधनी पड़ेगी। तो इसके लिए ऐसे लोग लाओ कि जो डिसीजन ले, लेकिन वो बहुत चल नहीं पाते, लेकिन वही आदमी कर पाएगा जो मार्केट में तगड़ा है, वही चल पाएगा। पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम की एंट्री मोहसिन से कहकर मुनीर ने सिर्फ भारत के मैच की वजह से कराई थी। बाबर आजम को पाकिस्तान का ब्रैडमैन बताया था। अक्षर पटेल ने बाबर आजम को वैसे ही बोल्ड मार दिया जैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान आर्मी और आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जो हमारे ब्रेडमैन बनते हैं वो क्या है? किस बात के ब्रेडमैन है? क्या सोशल मीडिया के प्लेयर बन गए सिर्फ? क्या उन्हें शर्म नहीं आती है कि जब भी बड़ा मैच होता है आप वापस चले जाते? कभी तो जिताओ। रन सबसे ज्यादा है बाबर आजम के, क्या फायदा भाई रनों का? कितने मैच जितवाएं? उनके पिछले 5 इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया 8 की एवरेज है, टोटल 42 है पिछली 5 इनिंग्स में। तो यू कैन इमेजिन कि ये नंबर का प्रॉब्लम नहीं है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। ये कौन है भाई? इस पे मेरा काउंटर सवाल है। ये न्यूजीलैंड का प्रोफेसर है। मुनीर ने जिसे जिसे चैंपियन बताकर टीम में फिट कराया था वो भारत के खिलाफ ढक्कन हो गए। बाबर बोल्ड हो गए। अफरीदी को भारत वालों ने ढोल की तरह पीटा। अहंकार में जीने वाले मुनीर ने पाकिस्तान की दुर्गति करा दी। कौम दुखी है कल से, लेकिन हम भी बड़े ढीठ लोग हैं, बाज नहीं आते, हर बारी उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन फुल मार्क्स टू आवर टीम, जिन्होंने कभी भी इंडिया के मैच के मामले में हमें मायूस नहीं किया। वही करते हैं जिसकी हमें तवक्को होती है, लेकिन दिल मानता नहीं है। कल भी जो हुआ लगता था बौने खेल रहे हैं। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इन कॉम्पिटिशन। इंडिया के आप लोग देखें फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो ये है कि अब शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा। 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है। बिकॉज उनका खेलने का स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भी मुनीर की स्ट्रेटजी पर पाकिस्तान में खूब जग हंसाई हुई थी। अब मोहसिन नकवी की स्ट्रेटजी पर उससे ज्यादा हो रही है। फरहान जो है वो बुमराह का कैरियर डिस्ट्रॉय कर देंगे। उस्मान तारिक जो है वो इतना बड़ा मैजिशियन है कि वो इंडिया की बैटिंग रन थ्रू कर देगा। तो फलाना होगा तो ढिमकाना होगा, मतलब इसी पे चलते हैं। हमारी सारी क्रिकेट अब सोशल मीडिया पे रहेगी। बाबर, शादाब, शाहीन, बड़े बड़े नाम नाकामी दिखाई दिए। ग्राउंड में हमारी कारकर्दगी का जनाजा तो निकला ही निकला है। भारत की तरफ से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कल भी ना हुआ। We are underconfident when it comes to playing against India और वो नजर शेकी हो जाते हैं। और ये जो कुछ कर रहे हैं, ये तो हमारी दुआएं भी इन पे असर नहीं करती यार। नहीं करेंगी सर, नहीं करेंगी। इनकी हरकतें ऐसी और जो इनके काम है आप देख लें, अल्लाह पाक ही इनको कोई फरिश्ता भेजकर जितवा सकता है। हम तो अब दुआएं भी नहीं इनको देंगे। तो हमेशा की तरह दुआओं पे चलने वाली टीम, जिनसे पूछें कि स्ट्रेटजी क्या होती है, वो कहते हैं हम वजू करके जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारी स्ट्रेटजी है। जितनी बड़ी शिकस्त हमें कल हुई है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऐसा लग रहा है कि वो कोई गली मोहल्ले की टीम के साथ इंडिया की टीम खेल रही है। अब मुझे नहीं पता कि यार आप इतने मतलब मंजे हुए एनालिस्ट है, सब कुछ, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि इस टीम से ये टीम जीतेगी इंडिया?